नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की मैराथन तैयारियां देखने को मिल रही हैं। उन तैयारियों में बीजेपी सबसे आगे है। तमाम प्रयोगों के बाद अब पार्टी सबसे सटीक और जिताऊ उम्मीदवार को तलाशने की कवायद में जुट गई है। खबर है कि बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पार्टी ने एक साथ 90 विधानसभा क्षेत्रों में वरिष्ठ नेताओं की टीम भेजकर फीडबैक भी लिया। बताया जा रहा है कि विधानसभा में पर्ची के तहत उम्मीदवारों के नाम लिए गए हैं, जिनको हाईकमान के पास भेजा जाएगा। सवाल यह भी कि किस उम्मीदवार का साथ देगी पर्ची, और क्या यह पर्ची प्रोसेस आगामी विधानसभा चुनाव में करेगा पार्टी का बेड़ा पार। क्या है पार्टी की रणनीति, यह भी सवाल है। बीजेपी का नया प्रयोग क्या कहता है, पर्ची फॉर्मूला क्या है, किस तरह की पार्टी की रणनीति है, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी खेमे में विधानसभा चुनाव के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई। रेवाड़ी जिले के बीजेपी पर्यवेक्षक और हरियाणा के राज्य मंत्री बिशंबर वाल्मीकि रेवाड़ी तो पहुंचे थे पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शिरकत करने, लेकिन जब हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के चयन की बात चली तो उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी के उम्मीदवारों के चयन में पार्टी कार्यकर्ता का अहम रोल रहने वाला है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में उम्मीदवारों के चयन में पार्टी अपने विश्वस्त नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय लेकर ही काम करेगी और पार्टी ने इसके लिए हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं में पर्यवेक्षक को भेजकर फीडबैक कलेक्ट किया है। संगठन ने हमारी ड्यूटी लगाई थी एक ऑब्जर्वर के नाते रेवाड़ी जिला में, और रेवाड़ी में 3 विधानसभा सीट हैं। तीनों विधानसभाओं में यहाँ के कार्यकर्ताओं से अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उनके लिए वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर के, प्रदेश स्तर के हैं, और उनसे हमने राय शुमारी के लिए संगठन ने हमें यहाँ भेजा था। हम वो राय शुमारी लेकर के आए हैं और हम अपनी ड्यूटी जो करके आए हैं। जो मत पेटी एक प्रकार से संगठन ने हमें दी थी, तो हम उनको रोहतक कार्यालय में जमा करा देंगे। वो अगला काम संगठन का रहेगा। इस बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी किसी भी प्रकार की कलह या बगावत का सामना करने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर बाकायदा पर्ची पर विश्वस्त नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की राय ले रही है। बीजेपी की ओर से इस काम में हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं में 2 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, जो अपने फीडबैक की ग्राउंड रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को भेजेंगे। लिहाजा कह सकते हैं कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला पर्ची से किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा टोटल न्यूज। तो आखिर रणनीति क्या कहती है बीजेपी की, कितनी दमदार ये रणनीति है, कांग्रेस को टक्कर देने में कितनी सफल साबित होगी, खासकर मात देने में कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, कितनी सफल साबित होगी पार्टी, ये तमाम सवाल हैं। देवेंद्र, पर्ची फॉर्मूला, पर्ची की प्रक्रिया क्या कहती है पार्टी की रणनीति? देखिए सौरभ, जैसा हम कहते भी रहे हैं और मानते भी हैं कि प्रयोग करने में बीजेपी का कोई सानी नहीं, नए नए प्रयोग करती है और चौंका भी देती है कई बार। हालांकि पार्टी के सर्वे चल रहे हैं कि संभावित उम्मीदवार कौन कौन है। दावेदार बहुत है, लेकिन उम्मीदवार कौन हो जो जीत सके और सरकार तीसरी बार हरियाणा में रिपीट हो बीजेपी की। तो सर्वे चल रहे हैं अपनी जगह, लेकिन ये जो नया फार्मूला है, देखिए इसको एक दिन में कराया गया। कल संडे का दिन था। पार्टी ने गुपचुप तरीके से जो जिले के नेता थे, जैसे पानीपत की डॉक्टर अर्चना गुप्ता हैं, उनके साथ एक और 2 व्यक्तियों की एक टीम बनाई। पानीपत वालों को सोनीपत भेज दिया, सोनीपत वालों को झज्जर भेज दिया, झज्जर वालों को फरीदाबाद भेज दिया, यमुनानगर वालों को पंचकूला, पंचकूला वालों को अंबाला भेज दिया, जींद वालों को कैथल, मतलब आसपास भेजा। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये प्रयोग भी पार्टी कर सकती है। तो उनसे जो बड़े नेता थे, जो थोड़ा स्थापित नेता है, किसी ओहदे पर है, उनकी 2 की टीम बनाई गई। पड़ोसी जिलों में गए, कार्यकर्ताओं से पूछा, उनकी पसंद जानी और पर्ची से उनसे लिखवाया, फोल्ड करके
अपने पास रख लिया। उनका ये कहना है कि हाईकमान को देंगे। तो सर्वे चल रहे हैं, पार्टी का ये प्रयोग एक दिन में इसलिए किया गया ताकि कोई मैनिपुलेशन की गुंजाइश ना रहे, कोई आपस में लोबिंग ना कर ले, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता ये ना कर ले कि इकट्ठे हो जाए, फलां आदमी की सपोर्ट कर दो, पर्ची में उसका नाम लिख दो। इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। तो एक ही दिन में सब कुछ कराया गया। और एक वजह मैं सौरभ ये भी मानता हूं, जिस तरीके से अपने शो में हम दिखाते रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। कई लोगों को ये शिकायत है हमारी पूछ नहीं है, कई कहते हैं काम नहीं होता, विधायक और मंत्री हमारी मेहनत से बन जाते हैं, वो मौज करते हैं, हमारी पूछ नहीं होती। इस तरह की जो उनकी ग्रीवेंसीज हैं, जो निराशा है, हम अपने शो में कहते भी हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उतना जोश नहीं है 14 और 19 वाला जो था। तो मेरे को लगता है उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको ये एहसास कराने के लिए, उनको फील गुड कराने के लिए कि तुम्हारी पार्टी को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी राय भी अहमियत रखती है। इसी वजह से उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनको साथ लेकर चलने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक नया प्रयोग किया गया जो अभी तक नहीं किया गया था। अब महेश, जो तैयारियां हैं बीजेपी के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि प्रयोग करने में सफल रहती है पार्टी और जानी भी जाती है। बड़े बड़े प्रयोग हमने प्रदेश की सियासत में देखे हैं, पार्टी ने किए। अब सवाल यह कि आधार उम्मीदवारों के चयन का, उस पर अब सुई टिक गई है। क्या आधार हो सकता है उम्मीदवारों के चयन को लेकर? महेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन सोनी जी क्या आधार हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयोग 2014 में भी किया है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया है। ये तो कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए है, क्योंकि जो कोई ऐसी कोई वोटर लिस्ट नहीं होती। कार्यकर्ता जिनके पास दायित्व होता है, दायित्व वाले कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और उनसे अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नाम लिखने के लिए कहा जाता है। 3-3 नाम लिखने होते हैं और ये जो ऑब्जर्वर आते हैं वो पर्ची खोलते नहीं है, वो तो बंद ही रहती है, वो प्रदेश कार्यालय में बंद ही हो जाती है। उसकी कोई पारदर्शिता नहीं होती। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को ये दिखाने के लिए है कि उनकी राय ली गई है, और ताकि कोई दूसरा कार्यकर्ता बाद में आए तो ताकि उसको ये ना लगे कि उसकी उपेक्षा की गई है और कोई बागी उम्मीदवार ना खड़ा हो। ये कोई इतना कोई स्टीक वो नहीं है, कोई इस तरह ना कोई इसकी पारदर्शिता, ना कोई इसका कोई महत्व है। ये सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो क्या अशोक तंवर को टिकट इस पर्ची के माध्यम से दिया गया था? क्या नवीन जिंदल को टिकट इस पर्ची के माध्यम से दिया गया था? ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को उत्साह में लाने के लिए या उनको भ्रमित करने के लिए कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में भी इसका विरोध होता रहा है, ऐसा नहीं है। कई नेता इस जो प्रणाली से खुश नहीं है, क्योंकि एक पारदर्शिता व्यवस्था नहीं है। जब चुनाव में अगर टिकटों का वितरण होगा, एक तरफ तो जिताऊ उम्मीदवार कहा जाता है, निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता कहा जाता है, तो इसके लिए देखिए एक दिन पहले से ही प्रदेश कार्यालय में प्रक्रिया तय कर दी गई थी। 50 नेताओं को अलग से बुला लिया गया था। उस दिन ही जो विधानसभा संयोजक बुलाए गए थे उनकी भी बैठक थी, जो प्रभारी थे उनकी बैठक थी। उसके बाद जो ये दायित्ववान कार्यकर्ता थे उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। तो इसलिए ये जो कार्यकर्ताओं को एक भ्रमित करने के लिए प्रयास है, इससे ज्यादा अधिक कुछ नहीं है। महेश, कार्यकर्ताओं की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है, कार्यकर्ताओं का शोर है कि कार्यकर्ताओं को इस बार उम्मीद भी है पार्टी से, और देखने को भी मिलता रहा है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता बीजेपी में कई राज्यों की हम बात कर ले, उदाहरण भी देख लें तो वहां पर बड़े से बड़े पद पर पहुंचा है। इस बार हरियाणा के कार्यकर्ताओं, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, पर्चियों पर जो भी नाम जा रहे हैं दरअसल वो कम से कम पदाधिकारियों की पसंद में शामिल तो हैं। तो ऐसे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा वो उम्मीदवार बनाकर, किसी को भी ऐसा उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारने का जोखिम वो नहीं लेना चाहते। लोकसभा के दौरान जो हमने देखा, जिस तरीके से सिरसा सीट पर देखने को मिला, जिस तरीके से चौधरी रणजीत चौटाला को हिसार सीट पर उतार दिया गया, तो ऐसे उम्मीदवार जो कि पार्टी के ना तो नेताओं की पसंद थे, ना ही कार्यकर्ताओं की पसंद थे, ना ही
पदाधिकारी उन्हें पसंद कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके पार्टी की तरफ से थोप दिए गए, जिन्हें चुनावी मैदान में आगे लेकर चलना यहां कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए दुश्वार हो रहा था। कम से कम उस तरह की स्थिति यहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान पैदा ना हो, इसका फायदा इन पर्चियों के जरिए उठाया जा सकता है। अब कितनी पारदर्शिता है और कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जाने की पारदर्शिता और फायदा उठाने को लेकर क्या कुछ स्थिति इन पर्चियों की रहने वाली है, ये तो बीजेपी के लोग ही जाने। लेकिन अगर सही मायनों में इन पर्चियों का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है तो इतना तो कर ही सकती है कि अपने नेताओं की, कार्यकर्ताओं की पसंद में जो लोग हैं उन्हें टिकट थमाकर जो है चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। इन कार्यकर्ताओं की पसंद में कौन लोग होंगे? जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ मैच करने वाले लोग हैं, ऐसे ही लोग इन नेताओं की, इन कार्यकर्ताओं की, इन पदाधिकारियों की पसंद में शामिल होंगे। तो बीजेपी का अपना जो डीएनए वाला जो पदाधिकारी है वही अपने ही लोगों का नाम लिखने का काम करेगा। तो इतना जरूर भारतीय जनता पार्टी इन पर्चियों से फायदा उठा सकती है कि सही लोगों के हाथ में टिकट चली जाए, जिससे किसी तरह का अंदरूनी विरोध का सामना यहां पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना पड़े, और जो नुकसान लोकसभा चुनाव के दौरान मर्जी से थोपे गए उम्मीदवारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा, कम से कम वो स्थिति दोबारा पैदा ना हो। देवेंद्र, जो प्राथमिकता है, अगर प्राथमिकताओं की बात करें तो जिताऊ और टिकाऊ, क्या प्राथमिकता इस बार हो सकती है? देखिए सौरभ, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, दोनों को पता है कि इस बार मुकाबला टफ है। कांग्रेस को सरवाइव करना है, कांग्रेस को सत्ता में लौटना है, 10 साल का वक्त हो गया, और बीजेपी को कुर्सी बनाए रखनी है, सरकार बनाए रखनी है और मोदी जी की तरह हैट्रिक लगानी है। दोनों की अपनी प्राथमिकताएं हैं। मेरे को लगता है कि देखिए, सरकार बनाने के लिए आपको भरोसेमंद चेहरे और ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो चुनाव जितवा सके, जो पार्टी के नाम पर भी वोट ले सके और जिनकी अपनी भी साख हो, दोनों तरह से वोट कलेक्ट कर सके, ले सके, मजबूत हो, मतलब टिकाऊ और दोनों तरह से, मतलब टिकाऊ भी हो और मजबूत भी हो जी। मतलब उस तरीके से जो उम्मीदवार ढूंढ रही है दोनों पार्टियां, मेरे को लगता है सरकार बनाने के लिए देखिए विधायक चाहिए। विधायक हमने पिछले कुछ, अब देखिए 40 विधायक आए थे 2019 में, बीजेपी 75 पार की बात करी थी, सरकार बनाना मुश्किल हो गया था। उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, 2009 में जो सरकार बनी थी, उनको पास भी कम विधायक रह थे, उनको भी इधर उधर से जुटाने पड़े। तो जब ये अल्पमत की चीजें हो जाती है, पार्टी बहुमत नहीं ले पाती, तो ये रिस्क हमेशा रहता है। इसी वजह से अब दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं, सर्वे कराए जा रहे हैं, उनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, जैसा कांग्रेस कर रही है। अब बीजेपी पर्चियों वाला सिस्टम लेके आई है। तो दोनों पार्टियों की कोशिश है कि मजबूत लोग जो पार्टी के नाम की भी वोट ले सके और जो अपने चेहरे के भी वोट ले सके, मतलब जिताऊ और टिकाऊ दोनों तरह के हो, ऐसे उम्मीदवार दोनों पार्टी को चाहिए। और मेरे को लगता है बीजेपी भी इसको अपनी प्राथमिकता माननी होगी और ऐसे ही कदम उठाएगी। वीरेंद्र जी, जो तैयारियां हैं, इसके साथ साथ एक बेहद अहम कड़ी किसी भी चुनाव की ये देखी जाती है कि आधार, अगर आप वोट मांगते हैं जनता के बीच जाकर तो कोई आधार होता है। विधानसभा चुनाव हमेशा कुछ मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और इस बार जो नायब सैनी ने, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, कई घोषणाएं की, मैराथन घोषणाएं की हैं, समाधान शिविर भी लगाए गए, युवाओं को भी साधने की कोशिश की, किसानों को भी खुश करने की कोशिश की, हर वर्ग को साधने की कोशिश की। क्या ये माना जाए कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम करने की कोशिश के साथ साथ पार्टी डबल स्ट्रोक की दर से चल रही है, पूरी तरह से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती? देखिए, प्रयास तो पार्टी कर ही रही है, सरकार के स्तर पर भी प्रयास हो रहा है और पार्टी के स्तर पर भी, ताकि लोगों को ये एहसास लगे कि ये जनहितैषी सरकार है। लेकिन ये घोषणाएं पहले क्यों नहीं हुई? लोगों को ये लग रहा है कि अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसमें कितनी घोषणाओं पर अमल होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी समर्पण कर देगी ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरा प्रयास करेगी, लेकिन उसमें अंदर पार्टी के कई संगठनात्मक खामियां भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग सरकार से असंतुष्ट भी हैं, कई ऐसे मामले हैं जिनसे सरकार अभी से लोग अभी नाराज हैं, और जो विपक्ष के मुद्दे हैं सरकार छीन रही है। तो इसलिए कुल मिला के देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने स्तर पर तो पूरे प्रयास ही हैं, लेकिन वो संगठन के स्तर पर भी हो रहे हैं। संगठन के स्तर पर अभी जो बैठक हुई है, शनिवार को रोहतक में बैठक हुई है, तो जिला अध्यक्षों से भी पूछा गया है, जो जिला अध्यक्ष जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, देखिए चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, सबको अपना चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। पार्टी के अंदर हर एक की महत्वाकांक्षा होती है, जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना दायित्व छोड़ दे, ताकि जिसने पार्टी ने जिसको चुनाव लड़वाना है वो संगठन के काम में रुचि ले। मतलब सभी लोग अगर चुनाव लड़ने लग जाएंगे, चुनाव लड़वाएगा
करेगा कौन? और ये बात है कि देखिए जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किए जाने के लिए पार्टी ने इस तरह के जो ढंग अपनाए जाते हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को बदलने का, मनोहर लाल जी का बदलने का क्या विधायकों से पूछा गया? क्या नायब सैनिक को बनाने का फैसला विधायकों की राय से हुआ? तो ये, और यहां तो देखिए अनिल विज तक को भनक नहीं लगने दी। हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, ये किसी को भनक लगने दी? तो ये तो सब देखिए एक दिखावा है, एक कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक बात है कि संगठन स्तर पर प्रयास पूरे हो रहे हैं और सरकार के स्तर पर भी हो रहे हैं। ये लोगों पर निर्भर करता है इस सरकार के पर वो कितना यकीन करते हैं, कितना विश्वास करते हैं और कितना इन घोषणाओं पर अमल होता है। महेश, जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं 90 विधानसभा क्षेत्रों में, सियासी जो गणित है वो बिठाने की पार्टी के द्वारा कोशिश की जा रही है, जाट बनाम गैर जाट, ये फॉर्मूला भी क्या उम्मीदवारों के चयन का एक आधार होगा? क्योंकि गैर जाट रणनीति पर पार्टी लगातार काम कर रही है, देखी भी जा रही है। जो केंद्र स्तर के नेता हैं वो भी गैर जाट क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और इस बार दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एरियाज की मैं बात करूं तो यहाँ पर जीटी बेल्ट जो कि गैर जाट इलाका माना जाता है हरियाणा प्रदेश का, या फिर दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र जहां पर किसान आंदोलन का असर भी कम था और जाटों की संख्या भी कम है, और वो इलाका कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बीते 10 सालों का मैं जिक्र करूं तो भारतीय जनता पार्टी के करीब बना रहा है। तो ऐसे में अपने मजबूत इलाकों में भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रही है। और ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाए जाने के साथ ही ये तय लगभग नजर आ रहा था कि अब जाटों पर और ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करने वाले हैं। हालांकि लोहारू की एक रैली में जरूर यहां पर उस वक्त के जो प्रभारी हैं विप्लव देव, उनकी तरफ से जाटों से अपील की गई थी कि एक बार स्कूल में एडमिशन तो लीजिए, फिर वो भी होगा जो आप चाहते हैं। यानी जाटों ने अपना मुख्यमंत्री चाहे तो भारतीय जनता पार्टी जाट मुख्यमंत्री भी दे सकती है, लेकिन पहले आपको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये उम्मीद कीजिए कि जाट मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो फिलहाल ये तो आकर्षण की बात थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाटों को जोड़ने की एक कोशिश भरती, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था कि जाटों का जो झुकाव है वो अब भी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ बना हुआ है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बना हुआ है, तो यकीनन अब जाटों पर बहुत ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है। और जाट और गैर जाट की इक्वेशन अगर आगामी विधानसभा चुनाव में बनती है, किसी भी तरीके से अगर बनती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा है। अगर जातिगत खेल शुरू होता है, अगर जातिगत आधार पर वोटिंग का पैटर्न शुरू होता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार सरकार बनाने में ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करने की लगातार कोशिश कर रही है कि छत्तीस बिरादरी का जो एकता है, जो भाईचारा है, वो बनी रहे। वो अगर एकता और भाईचारा अगर छत्तीस बिरादरी का बना रहता है, यानी गैर जाट का आकर्षण अगर कांग्रेस पार्टी के साथ बना रहता है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। जाट और गैर जाट को अलग अलग करना ये फिर बीजेपी के लिए संभव नहीं रहेगा। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो ये भी है कि अनुसूचित जाति के लोग अब कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्शन को, यानी आगामी इलेक्शन को जाट और गैर जाट में तब्दील करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और आगे की रणनीति अब क्या कहती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि पार्टी पर्ची प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ रही है, एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।